देखो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, याद है सिमिलरिटी वाला? उसका एक सेकंड मेथड और है, वो भी देख लो। चलिए पहले उसी की अपने चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन था अभी? क्वेश्चन नंबर 12 था ना? आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। मेथड सेकंड है। क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले ये देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा था सिर्फ इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ये काफी इजी रहेगा, मेथड कल करवा देना चाहिए था। सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। ठीक है, आपको ये प्रूव करके बताना है। देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि इफ, वो ये कह रहा है सर एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A cos B इक्वल है, देन शो दैट एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक चीज बतानी है। उस क्या, पहले वो सुन लो, ये नोट नोट कर लेना इसके बीच में। ठीक है, मोबाइल किसका हो जाता, ये हो जाता। चलिए बच्चों, आइसो सेलिस ट्रायंगल के बारे में जानते हो आप? आइसोसेलिस ट्रायंगल के बारे में, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसे अपने क्या कहते हैं? आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। कैसे सर? ये देखिए, रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलिए जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, और मैं आपसे ये कह रहा हूं सर ए बी और ए सी बराबर है। आइसोसेलिस ट्रायंगल उसी को कहते हैं जिसके दो साइड्स बराबर होती है। जैसे ए बी और ए सी दोनों बराबर है, अगर ए बी और ए सी बराबर है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी है? 9th क्लास में सीखी होगी। इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं क्या, इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये इसका रिजल्ट है, ये याद रह जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल किसे कहते हैं वो देखो, जैसे मैंने एसी की बात कर रहा हूं तो एसी का अपोजिट एंगल बी होता है। अगर आप एसी की बात, एबी की बात कर रहे हो, एबी का अपोजिट एंगल सी होगा। ये दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कंफर्म है ये बात? ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी अपने को आती है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा बजाय कल के। कैसे देखो, अब मैं इसका प्रूफ या सॉल्यूशन देख लो इसका, वो स्टार्ट कर रहा हूं। दो एंगल एक्यूट है, एक 90 डिग्री है। तो पहले तो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको दिया ए नाम, इसको दिया बी नाम, इसको दिया सी नाम। ठीक है, और बी पर रख दिया मैंने 90 डिग्री, क्योंकि उसने बोला था ए और बी एक्यूट एंगल है। तो इसको अपने दे देते हैं क्या दें इसको, फिर सी दे दें क्या? इसको बी देते हैं। ए सी बी, ए और बी एक्यूट है, ये देख लो ए और बी दोनों एक्यूट है, और जो थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। आपको गिवन है कोस ए कोस बी आपस में इक्वल है, कोस ए कोस बी आपस में इक्वल है। आपने ये पढ़ा होगा रिलेशन पीवीपी अपॉन में एच एच पी, यानी कि साइन कोस टेन। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब देखना, अच्छा अगर अपने बात करें ए के लिए, अगर अपने बात करें ए के लिए, तो मैं अब ज्यादा मार्किंग नहीं करूंगा डायग्राम में। आप मुझे सीधा बता दो कि बेस कौन है। मैं ब्लू वाले की बात कर रहा हूँ, यानी कि ए की बात कर रहा हूँ। मैं इस ए की बात कर रहा हूँ। अगर ए की बात कर रहा हूँ ना, इसको रेफरेंस मान रहे हैं अपने, इसको रेफरेंस एंगल दिया है। अगर इसको रेफरेंस एंगल मानना है तो बेस और हाइपोटेन्यूज बता दो क्या होगा। बेस क्या होगा? एसी। बहुत बढ़िया, बेस क्या होगा? एसी। डिवाइड में क्या लिखूंगा? एबी। हाइपोटेन्यूज एबी, हाइपोटेन्यूज क्या होगी?
ए बी होगी। अब मैं बात कर रहा हूं इस रेड वाले एंगल की। किसकी बात कर रहा हूं? रेड वाले एंगल की। अब रेड वाले एंगल के लिए बेस कौन होगा? रेड वाले एंगल के लिए बीसी। रेड वाले एंगल के लिए बेस कौन होगा? बीसी। हाइपोटेन्यूज कौन होगा? ए बी होगा। बस काम खत्म। ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा सर? ए सी इक्वल्स टू बी सी। ए सी और बी सी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर ए सी और बी सी आपस में इक्वल है तो बच्चों ये कौन सा ट्राइंगल बन चुका है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है, 90 डिग्री का एंगल भी है इसके अंदर, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी एसी और बीसी आपस में बराबर है, एसी और बीसी आपस में बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे? सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या लिख देंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो बच्चों ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है मेथड। चलिए करिए इसको। 12 क्या? कहाँ पे? ये वाली? ये ऐसी फोकस लगा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट फर्स्ट था वो खत्म हो चुका है। टोटल 3 पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री करनी है अपने को। पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। तो आपको समझ में आया पार्ट फर्स्ट क्या है? पार्ट फर्स्ट में अपनों ने पीजीटी से सारे क्वेश्चंस किए है ना, सोल्व किए। और आज देखो जो पार्ट सेकंड है अपना, वो क्या कहता है? देखो जो अपनों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू याद रखनी है अपने को। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए अपने को एक टेबल याद रखनी है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। कुछ स्पेसिफिक एंगल, सारे नहीं, कुछ स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से वो देखिए। देखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, देखिए भी यहाँ थीटा लिख देता हूँ। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये आपकी शीट में बनी हुई है, अगर आप चाहो तो बना लेना भी। ठीक है, और बनाने भी सीखना कैसे बनानी है इसको, और फिर याद रखने की ट्रिक क्या है वो भी देख लेना। देखिए भी सबसे पहले आ रहा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक। कौन कौन से एंगल के लिए? सर एक तो 0, दूसरा है 30 डिग्री, थर्ड है 45, 60 और 90। क्वेश्चन आएंगे तो इनके बीच में से ही आएंगे, और कोई एंगल नहीं मिलने वाला। 40 नहीं मिलने वाला, 43 नहीं मिलने वाला, 75 नहीं मिलने वाला, यही मिलेंगे तो, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे। बच्चों साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 1/2 होता है। इसको रीड कैसे किया जाएगा? ऐसे, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है?
1 होती है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, वो रास्ता भूल गया था मैं। चलो देखो अभी आपको पहली लाइन याद रह जाएगी, बस पहली लाइन याद रखनी है, बाकी सारी बन जाएगी। अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन को एक बार मैं देख के कर लूंगा, और वैसे याद हो जाएगी वैल्यू आपको लगभग। और एग्जाम डेज में आप याद करके जाना, नहीं भी याद आई तो हैंड टू हैंड बना लेना, 15 से 20 सेकंड लगते हैं बनाने में। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये याद रखना है। फिर आपको क्या करना है, जो लास्ट वैल्यू है ना वो कोस की पहली वैल्यू बन जाएगी, यानी कि इन वैल्यूज को ऐसे ले आओ वापिस। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, याद रह जाएगा क्या? तो दिक्कत, पहली लाइन याद रखनी है, दूसरी वैल्यू ऐसे आ जाएगी वापस। ठीक है, मतलब 10 का एक फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, 10 का फॉर्मूला नहीं बताया। एक स्पेशल फॉर्मूला होता है 10 के लिए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये पार्ट थर्ड में आने वाला है। मैंने आपको 10 के दो फॉर्मूले बता दिए। पहला फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। एक 10 का स्पेशल फॉर्मूला होता है ये वाला, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपके पास साइन है और कोस है तो 10 आ सकता है, यानी दोनों को करना है डिवाइड। सोच के बताओ, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0। बहुत बढ़िया, सही है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, सोचो। हाँ, 1 अपॉन में √3, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना। उसी तरीके से 1/√2, 1/√2, 1, 2 से 2 गया, क्या बचेगा? √3। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड कह सकते, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड कह सकते हो, एंड ही लिख दो उसको। ठीक है, वापिस ऐसे आएगा, क्या लिखेंगे सर? एंडी 1 अपॉन में √3, 1, और ये क्या बनेगा? 1/√3 और ये 0। क्लियर है इतना? साइन याद रखना है, कोस वैसे आ जाएगा, 10 का फॉर्मूला याद रखना है, साइन बाय कोस, और कोट वैसे आ जाएगा। अब कौन बचा? सेक क्या होता है? कोस का उल्टा होता है ना, जैसे आपने क्वेश्चन किया था। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोस थीटा 4/5 है, तो मुझे बताओ सेक थीटा क्या होगा? 5/4। कोस थीटा अगर 4/5 है तो सेक थीटा उल्टा होता है ना। किसका उल्टा होता है? कोस का। सेक थीटा निकालना है, कोस है, 1 का उल्टा करो, रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। 1 का उल्टा 1 ही होता है सर, 1 का उल्टा क्या होता है? 1 होता है। 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। जब भी 0 नीचे आ गया वो नॉट डिफाइंड बनता है। 0 का रेसिप्रोकल होता है 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा कर देंगे, क्या बनेगा? एंडी 2 √2, 2/√3। बाकी इसको बनाने की अलग ट्रिक बताते हैं टीचर्स, लेकिन मैं आपको ये बात कहता हूँ, बच्चों बनाने की कोई ट्रिक याद मत रखो, आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू याद रखो, वो ज्यादा आसान है। डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, ठीक है। बहुत है, इतने कर लोगे इतना क्या? चलिए क्वेश्चन करें स्टार्ट अपने। तो मुझे दो तैयारियां करनी है, पहली तैयारी मैंने कर ली है टेबल बनाने की, अब दूसरी तैयारी देखो आपको क्या करनी है। दूसरी तैयारी आपको ये करनी है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। सर किसकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है आपको? ये आप कुछ ना कुछ करेंगे। कैलकुलेशन प्रैक्टिस, कैलकुलेशन प्रैक्टिस रूट वालों की। मैंने आपको रूट वाली कैलकुलेशन पहले भी बता रखी है जब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा था। अब और बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका और उसके लिए समझ में आ जाएगा। फर्स्ट नंबर, अगर मैं आपसे कहूँ कि √2 और √2 को प्लस करना है, तो पहली बात, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। सेम सेम रूट वाले प्लस माइनस हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ? सेम सेम रूट वाले प्लस माइनस हो जाते हैं। सेम रूट वाले कैसे? रूट के अंदर सेम डिजिट होनी चाहिए सर, तो वो प्लस भी हो जाएंगे और माइनस भी हो जाएंगे। ठीक है, कैसे देखो, √2 क्या बन जाएगा? 2√2। अगर मैं आपसे ये कहूं 2√3 प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 6√3, 6√3। सेम रूट वाले प्लस माइनस हो जाते हैं। 4 रूल बताऊंगा मैं। पहला रूल क्या है? सेम रूट वाले प्लस माइनस हो जाते हैं। थर्ड नंबर देख लो, 5√3 प्लस 3√5 कितना हो जाएगा?
कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? सर रूट के अंदर जो भी डिजिट्स है ना वो अलग अलग है, तो ये तो ना तो प्लस होंगे ना ही माइनस होंगे, सेम रूट वाले प्लस माइनस होते हैं। तो सेकंड रूल आपको समझ में आ गया, अलग अलग रूट वाले प्लस माइनस नहीं होते, अलग अलग रूट वाले प्लस माइनस नहीं होते, सेम रूट वाले प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिख दिया 5√2 प्लस 7√2, बताओ कितने √2? 9√2। ठीक है, एक क्वेश्चन माइनस का और देख लो, जैसे मैंने लिखा 2√7 माइनस 5√7, बताओ क्या बनेगा? -3√7। प्लस माइनस का ध्यान रखना। चलिए ये तो हो गया बात प्लस माइनस की। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अलग अलग रूट वाले प्लस माइनस सेम सेम रूट वाले प्लस माइनस हो जाते हैं, अलग अलग रूट वाले प्लस माइनस नहीं होते। अब आ रहा है थर्ड रूल, सेम सेम रूट वाले मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग रूट वाले भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 ऑपरेशन होते हैं। अगर सेम रूट की बात करूं तो चारों ही हो जाते हैं, अलग अलग रूट की बात करूं तो ये दो नहीं होते, ये दोनों हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, अगर मैंने कहा √2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो बेटा क्या आएगा? √4 आएगा। हो जाएंगे सर, सेम रूट वाले मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं, तो √2 इंटू √2 क्या होता है? √4। और √4 को क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। तो आपने शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली, एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली, √2 इंटू √2 2 बन जाता है। जैसे हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 जा 6, सिंपल कर लोगे, कोई दिक्कत। एक लास्ट डिवाइड का और देख लो बच्चों, जैसे मैंने लिखा √15 को डिवाइड करना है √3 से, कैसे होगा? आइए बच्चे गलती ये करते हैं 5 लिख देते हैं, कहते हैं रूट से रूट गया, ऐसी गलती आप मत करना। रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा, रूट से रूट कैंसिल नहीं होता। ठीक है, तो 5 जरूर 5 आएगा, लेकिन वो रूट में ही आएगा, कैंसिल मत कर देना बस। अगर ये सारी चीज समझ में आ रही है तो आज अपना पार्ट सेकंड स्टार्ट भी हो रहा है और खत्म भी हो रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी तैयारी आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, हाँ जी बोलिए बेटा। कौन? हाँ हाँ चले गए, तेरी बाइक के लिए हमारी भी तो बाइक खड़ी है, नहीं गिरेंगे वो बाइक तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ना है। हाँ ऐसे होता है, भगा दिया, अब तो भगा दिया, कोई बात नहीं। हाँ जी, अगर रूट सेम ना हो और उनके बाहर जो मल्टीपल वैल्यूज है वो सेम हो, हाँ फिर नहीं होगा। आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ 2 कॉमन हो गया, आगे? अच्छा मल्टीप्लाई करना प्लस माइनस करना, ये बताओ पहले। प्लस माइनस करना है तो कुछ नहीं होगा इनका। हाँ कॉमन लेके आप ये लिख सकते हो, थोड़ी दिल की तसल्ली दे सकते हो, आगे कुछ नहीं होगा। हाँ जी बोलो। अगर मान लो यही क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो क्या करोगे बच्चा? अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ये क्या करोगे? 2 2 जा √15। ठीक है, अगर यही मल्टीप्लाई में आ गया तो ये करोगे। हाँ जी बोलो। नहीं कोई ट्रिक याद हो जाएगी, टेबल की टेंशन मत लो, टेबल की बिल्कुल टेंशन मत लो आप, ये टेबल मैंने बताई है, याद हो जाएगी आपको टेबल, ऐसा लगता है याद नहीं होती, याद हो जाएगी आपको। ठीक है, जैसे देखो मुझे याद है 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की 1/√3, 10 45 1, 10 60 की √3 और इसकी 0 हो जाती है, अपने आप याद हो जाएगी, याद करने नहीं बैठना इसको। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको? तो जो एक काम कीजिए, ये टेबल के लिए जगह छोड़ दो, इस टेबल के लिए जगह छोड़ो, घर पे बना लेना, और आप ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी नोट करो, इसको हेडिंग लगा देना पार्ट सेकंड, और इस टेबल की जगह छोड़ दो, बनानी है तो बना लो, और ये चीज नोट करो। तो ये एक बार लिखे हुए एंगल्स, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
चलिए देखिए। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले भी अपनी बात हो चुकी है। अगर मुझे ये कहा गया है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आप इसको साइन थीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं ना, साइन थीटा की होल स्क्वायर। अगर ये कहा गया है कोस रेज टू पावर 3 थीटा, कोस क्यूब थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? कोस थीटा की होल क्यूब। अगर आपको ये बोल दिया गया सर जी साइन की पावर 4 थीटा, तो आप क्या कह सकते हो सर? साइन थीटा रेज टू पावर 4। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखना इसके। अच्छा, आइए आप शीट क्वेश्चन नंबर 25 शीट पे क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सर tan स्क्वायर थीटा फाइंड वैल्यू। ऊपर आपकी ये लिखी होगी फाइंड वैल्यू, और कहता है सर tan स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री ये दिया हुआ है, उसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वेयरिंग स्कोरिंग है ना, इनको होल स्क्वायर में लिख देता हूँ। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 3 तो पड़ा ही है, इसको लिख देता हूँ cos 30 का होल स्क्वायर। मतलब जिसको नॉर्मल कैलकुलेशन आती है ना रूट वाली, उसके लिए टॉपिक कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना है, एलसीएम वगैरह लेना है। आप बताओ tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3 स्क्वायर, यहाँ लिख दिया, प्लस 3 तो पड़ा ही है भाई। cos 30 की वैल्यू क्या होती है सर? cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये लिखा हुआ है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखना भी, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है, प्लस 3 पड़ा रहेगा, पहले स्क्वेयरिंग सोल्व होगी। √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4 होता है। नॉर्मल कैलकुलेशन कर दो, 3 प्लस 3 3 जा 9/4। तो बेटा ये कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस का 9, और 12 और 9 कितने हो गए? 21/4। ये आपका आंसर आ गया। बताओ, इतना सा काम करना है, क्लियर है? 5 सेकंड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों। या 2 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, 26 कर लो, 26 करो। टू इंटू √2। चलो देखिए अभी क्वेश्चन 26 देखना, कितना आंसर आ रहा है इसका? 1 आ गया। जैसे कहता है सर साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, इसकी वैल्यू बतानी है। तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है क्या? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 में, और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2। ये क्या बन जाएगा? /4, और ये क्या बनेगा? 1/4। एलसीएम कितना आया? ठीक है बच्चा, ये आपका आंसर आ गया। आसान था ये तो। चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में ये कह रहा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाई sec 30 cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, आइए चलिए देखना भी। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 sec 30 प्लस cos 60 डिग्री एंड ये हो गया cot 45 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है अपने पास में, साइन 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है 1 होता है माइनस कोसेक 60। अब आपको एक रूल बताता हूं, देखो कैसे। साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दोनों का एडिशन अगर 90 बन जाए तो दोनों अपनी सेम वैल्यू दे देंगे। नहीं समझ में आ रहा? देखो, साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन और कोस इक्वल हो जाते हैं, कब हो जाएंगे? जब उनके एंगल का सम 90 बन जाए। कैसे? देखो, मैं ये कह रहा हूं साइन 30 की वैल्यू वही होती है जो कोस 60 की होती है, आप चेक कर लो। साइन 30 1/2 होता है, कोस 60 भी 1/2 होता है। साइन 45 की वैल्यू वही होती है जो कोस 45 की होती है। साइन 45 1/√2 होता है, कोस 45 भी 1/√2 होता है। ये ट्रिक काम करती है। कैसे? वैल्यू याद नहीं आ रही, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री याद कर लो। ठीक है, जैसे साइन 60 की वैल्यू वही होती है जो कोस 30 की होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होगी। साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, ये तो होगी साइन के लिए बात। टेन और कोट भी एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सेम प्रोसेस इनके साथ लगता है। और उसी तरीके से सेक और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अब सुनना। जैसे मान लो मेरे को सेक 60 की वैल्यू याद नहीं आ रही, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सेक कोसेक 60 का कोस 30। इसका सेक 30 होएगा, कोसेक 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होएगा कोसेक 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होएगा सेक 30, क्योंकि 90 एडिशन हो गया। सेक 30 की वैल्यू भी मेरे को याद नहीं आ रही, सेक 30 की वैल्यू मेरे को याद नहीं आ रही। क्या आपको कोस 30 आता है क्या? क्या होता है? का उल्टा कर दो, मुझे ये बहुत काम करेगा। देखो कैसे, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है कोस होता है। हाँ बना लो, मेरे को क्या दिक्कत है, बना लो, लेकिन ये काम करेगा भी। अभी आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन ये काम करेगा। चलिए वापस देखिए, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस कोस 60 क्या होता है 1/2। कोट 45 क्या होता है? सर कोट 45 याद नहीं आ रहा, tan 45 याद है क्या? 1, तो कोट 45 1, ओनली 1। सेम होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेम होते हैं, उल्टे नहीं होते, ध्यान रखना। tan 45 1 होता है, तो कोट 45 भी क्या होगा 1 ही होगा। सेक 30 को हाँ, ऊपर कोसेक 62/3 है, इधर 3/2 है। ये सेक है बेटा, ये सेक है। ये कोसेक है। अच्छा ये कह रहे हो क्या? हाँ हाँ, एक मिनट रुको। कैसे? जैसे 1/sin कोसेक 1/sin होता है, उसमें से नहीं कर सकते? हाँ, वो इसी मेथड से कर सकते हैं। कोसेक 60 होता है, कोसेक 60 का उल्टा कितना होता है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। √3/2 का उल्टा कर दो 2/√3। और उसी तरीके से सेक 30, ये थोड़ा गलत लग रहा है। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है अभी? सेक का उल्टा क्या होता है कोस। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3। ठीक है, सबका एलसीएम ले लो। आधा और एक कितना होता है 3/2 माइनस 2/√3। वापिस देखो, आधा और एक कितना होता है 3/2। बच्चों एलसीएम लो ऊपर वाले का, क्या एलसीएम आएगा इसका
2√3, 3 को √3 से मल्टीप्लाई करना, 3√3, 2 टू जा 4, माइनस का 4 बड़ा डिवाइड, 2 टू जा 4 प्लस 3 रूट डिवाइडेड बाय 2√3। क्या एलसीएम से एलसीएम कट हो गया, 3√3 माइनस 4 एज इट इज, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 4 प्लस 3√3। ये आपका आंसर सही है। अगर फिर भी मैच ना हो आंसर तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अगर आंसर मैच ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज कई बार क्वेश्चन करवा लेता है बुलकुला। देखो क्या होगा आगे, 3 माइनस √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 3√3 से और डिवाइड कर दो 4 माइनस 3√3 से। अब देखना भी कभी भी रेशनलाइज करोगे डिवाइड में एक आइडेंटिटी बनेगी, उसका नाम है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखना ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा 4 माइनस 3√3 डिवाइड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस क्या बनेगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करना 3 को, क्या बनेगा 12√3, 3√3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू सॉरी 9 इंटू माइनस 4 को प्लस 4 से करना माइनस 16, माइनस 4 को इससे माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12√3। बताओ जी मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है क्या, 4 4 जा क्या हो गया 16 माइनस 3 3 जा 9 और ये क्या बनेगा 3। तो बच्चों ये आ गया अपने पास 12√3 12√3, टोटल कितने हो गए 24√3। ठीक है, 9 3 जा 27 एंड माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27, कितना बचा बताओ, डिवाइड में माइनस का 11 बचा है और यहाँ बचा है 24√3 और ये कितना बचा माइनस 7 8 और 10 11 12 13, एक कैरी 2 3 और 1 4 माइनस का 43। बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड से रूट को हटाना इसे कहते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, रेशनलाइज यूज होता है डिवाइड से रूट को हटाने के लिए। करो नोट यहाँ।